अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ जवेरिया रज़ा और आज हमारे साथ रेड बॉक्स के स्टूडियोज़ में मौजूद है मिस्टर मुश्तबा, हमारे लीगल एक्सपर्ट। आपने हमारे चैनल पे इनकी मुतादिद वीडियोस देखी होंगी लेटेस्टली रिलेटेड टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के मसले मसाइल पे और जानेंगे कि उनके सोल्यूशंस क्या है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त मौजूदा हाल में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के मसले मसाइल आखिर हैं क्या? देखिए, बुनियादी तौर पे जो कोऑपरेटिव के मसाइल हैं उनमें जो सरफहरिस्त मसाइल हैं उसमें एक तो है फाइल्स का डबल होना, यानी कि डबलिंग कर दी जाती है, रिकॉर्ड गायब कर दिया जाता है। जाली फाइल्स जो हैं वो सोसाइटी मैनेजमेंट की जानिब से ही तैयार कर दी जाती हैं, लेकिन ऐसा अमूमन तब होता है कि जब सोसाइटी सुपरसीड हो और मैनेजमेंट को बरतरफ करके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए जाएँ। तो अमूमन फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि जिनके कुछ ड्यूज़ पेड नहीं हैं, कुछ कम हैं, तो उन चीज़ों को जवाज़ बनाकर वो फाइल्स कैंसिल कर देते हैं और वो री फाइल्स क्रिएट करके लोगों को बेच देते हैं। सब वो हार्ड कैश अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे उसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात कब्ज़े वगैरह की सूरत हाल हो जाती है, लेकिन ऐसा मखसूस हालात में होता है, हर सोसाइटी में या हर प्लॉट के साथ नहीं होता। तीसरी उसमें सूरत हाल ये होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लोगों के अक्सर ड्यूज़ हैं, जैसे कि इसमें ड्यूज़ 4 तरह के होते हैं। आउटर डेवलपमेंट होते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट होते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड होती है। तो ये ड्यूज़ वगैरह पेड नहीं होते और लोग अमूमन वेट करते हैं कि सोसाइटी हमें इन्फॉर्म करे। बाज़ औक़ात सोसाइटी इन्फॉर्म करती है, बाज़ औक़ात इन्फॉर्म करते हैं, नहीं भी इत्तला पहुँचती, बाज़ औक़ात वो जानबूझ के नहीं देते। तो ये प्लॉट ओनर का, यानी कि फ़ाइल ओनर का फ़र्ज़ है कि वो सोसाइटी ऑफिस से इन टच रहे और अपने ड्यूज़ वगैरह के हवाले से बर वक्त सारी मालूमात रखें और बर वक्त अपने वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाएं। बिल्कुल, ये तो हम नॉर्मल प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी देखते हैं कि अगर आपकी ड्यूज़ पेड नहीं है तो फाइल कैंसिलेशन के मेरे ख्याल से चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं दिख रही तो उसमें लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट ना होने की कुछ वजूहात होती हैं। देखें, डेवलपमेंट तब होती हैं कि जब लेआउट प्लान अप्रूव्ड हो। तो अगर लेआउट प्लान जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है तो ज़ाहिर है कि सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर है कि उस वक्त किसी भी मेंबर के पास फिर दो ही ऑप्शन है कि या तो वो वेट करें या अपनी फ़ाइल वो आगे सेल कर दें। फाइल्स भी सेल हो जाती हैं अगर उसे इमीडिएटली। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि जब तक लेआउट मंजूर नहीं होगा तो सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर सकती, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकती। सर, सबसे पहले मसले पे आपने बात जब की तो आपने कहा कि डबलिंग का इशू सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो उस मसले को के चेक एंड बैलेंस के लिए क्या आवाम के पास कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि उस चीज़ को चेक कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, इस पर कुछ तरीक़ेकार हैं। देखिए, सबसे बढ़कर तो यह है कि जी, जैसे कि चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शुरू में लीज़ नहीं होती, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर जैसे लीज़ में तो होता है कि इलाके के सब रजिस्ट्रार के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर चूँकि कस्टोडियन महकमा जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आपकी फ़ाइल का रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन आपकी मेंबरशिप का रिकॉर्ड होता है। वहाँ पर एक ओरिजिनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स होती है जिसमें आपका नाम विद योर मेंबरशिप नंबर दर्ज होता है। तो आप उसका तरीकाकार एक तो ये है कि वहाँ से सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से निकलवा लें लिस्ट ऑफ मेंबर्स की, और उसके अलावा ये कि जो आपकी जो फ़ाइल है उस फाइल की एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी उनसे ले लें। तो एक ये कुछ एहतियातें हैं जिसके ज़रिए आप अपने उसको एसेट को सेव रखने की कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम नॉर्मल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में देखते हैं एनओसी फॉर सेल या फिर एसबीसीए से मंजूर शुदा है नहीं है, एक्सवाईजी, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले क्लाइंट बिल्डर से पूछ सकता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इन अ लीगल एस्पेक्ट कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि क्लाइंट तलब कर सकता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए? जी बिल्कुल, देखें, क्लाइंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से टाइटल ऑफ लैंड पूछ सकता है कि टाइटल ऑफ लैंड की जो वेरिफिकेशन है वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की तरफ से होती है। तो वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से प्रोवाइडेड लेटर की कॉपी आपको प्रोवाइड कर दें जिसमें टाइटल ऑफ लैंड की वेरिफिकेशन हो। उसके अलावा जी, लैंड की वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि लैंड देता है, तो वो उससे मुतल्लिका कागजात आप उनसे मांग सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वो जो मुतल्लिका सोसाइटी है वो ग्राउंड रेंट हर साल पे करना होता है, क्या वो रेगुलरली ग्राउंड रेंट उनको पे कर रहे हैं। तो
इस तरीके से आप जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि टाइटल वेरिफिकेशन जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर देगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से लैंड दिए जाने की, क्योंकि बाद सोसाइटी ऐसी में कि सोसाइटियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन उनके पास ज़मीन ही मौजूद नहीं है, तो क्या वो ज़मीन है और ज़मीन की ओनरशिप उनके पास है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे। और तीसरे उसके अलावा ये है कि जी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी उस इस सिलसिले में वेरिफिकेशन हो सके, कि कोऑपरेटिव के रिकॉर्ड वगैरह से देखा जा सकता है कि जी ये अपना एनुअल जनरल बॉडी वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं। इस तरीके से आप ये यहाँ पर बिल्डर प्रोजेक्ट के मुकाबले में जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो एंटायरली मुख्तलिफ होते हैं। सर, आपके ओपिनियन में तमाम तर लीगल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक नॉर्मल प्राइवेट प्रोजेक्ट से किस तरह से बेहतर है? देखिए, नॉर्मल जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टोटली एक वन मैन शो होता है, वो सब बिल्डर के पास है। बिल्डर अक्सर भाग भी जाते हैं, अगर बिल्डर भाग जाए आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कोऑपरेटिव में चेक एंड बैलेंस के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। लेकिन कोऑपरेटिव में एक तो कोई प्राइवेट ओनर नहीं होता, मैनेजिंग कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी अगर जो उनकी मैनेजमेंट है वो तब्दील होती है तो कोई ना कोई मैनेजमेंट मौजूद होगी। मैनेजमेंट अगर सुपरसीड हो जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद होगा। तो उनके खिलाफ अगर उनके रवैये से चाहे मैनेजमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो आपको शिकायत पैदा होती हैं तो कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट मौजूद है, आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से अपने ग्रीवियंसेस के सिलसिले में रुजू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मैनेजमेंट से कोई इश्यूज़ हैं तो सबसे बढ़कर जो है जो आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो स्पेशल कोऑपरेटिव कोर्ट है, जो सिटी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो बिल्डिंग है उसमें कोर्ट नंबर 5 है, सीनियर सिविल जज लेवल की कोर्ट है, लेकिन इसकी ज्यूरिडिक्शन पूरे कराची लेवल पर है और वहाँ फैसले भी बहुत जल्दी होते हैं, 6 से 7 महीने में फैसले हो जाते हैं। तो अगर कोई इशू है तो आप वहाँ कोऑपरेटिव कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल लिटिगेशन के मसले मसाइल में अगर एक मुझे जाना है तो उसमें क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, कोऑपरेटिव में अगर आपको लिटिगेशन में जाना है मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले आपका जो ग्रीवेंस है आप वो पूरी डिटेल जो है वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को लिखेंगे एक नोटिस की तरह से, और उसमें उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी ये मेरी ग्रीवेंस है, इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, इसको हल किया जाए। और अगर 1 महीने तक कोऑपरेटिव की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आप जो है किसी वकील को हायर करके कोऑपरेटिव कोर्ट में वो सूट फाइल कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट सवाल ये कि फॉर एग्जांपल मेंबर्स के पैसों की अदायगी है ना, उस पूरे प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से कायम रखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए बात ये कि जी अदायगियाँ कई तरह की हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कॉस्ट ऑफ लैंड है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लैंड का मेंबर को ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ लैंड 100% पेड है, अगर बाकी ड्यूज़ नहीं भी पेड है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ लैंड 100% पेड है तो फिर सोसाइटी किसी भी सूरत में किसी भी हालात में आपकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकती। तो इस बात को मेक श्योर करें कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड आप तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल अदायगी करें। दूसरी बात ये कि उसमें इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसमें आउटर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी समटाइम अगर लिटिगेशन में गए हैं तो उनको वकीलों वगैरह को पे करने होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो करते हैं। तो उस हवाले से तरीक़ाकार ये है कि जी कोई सोसाइटी अगर आपसे कैश में डिमांड करे तो आप ये पेमेंट्स कैश में ना करें, हमेशा सोसाइटी के नाम पे ऑर्डर की सूरत में या क्रॉस चेक की सूरत में पे करें सोसाइटी अकाउंट में, कभी कैश अदायगी उनको ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपना पेमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और कल को जो है बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए भी आप साबित कर सकते हैं कि हाँ जी आपने सोसाइटी को इस मद में इतनी अदायगियाँ की हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया। हम तमाम तर देखने वालों की याद दहानी कराते चलें कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके अगर आपके जहन में कोई भी और सवाल है तो आप हमें बताएं, हम तमाम तर सवालों का जवाब आपको देंगे और आपको मुश्तबा साहब से डायरेक्टली कनेक्ट भी करवा देंगे। इसके अलावा आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। रेड बॉक्स टीवी देखते रहिए। शुक्रिया।